नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुलदीप सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एक स्टडी लाइन पर। तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी को हमारी ओर से गणतंत्र दिवस की बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। तो कैसे हैं हमारे प्यारे साथियों? आशा करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज फिजिक्स के क्लास 12th के फिजिक्स कि चैप्टर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य, इसके हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वीडियो पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। और बताइए कैसे हैं आप लोग? तो शुरुआत करते हैं कि आपसे अगर पूछे एग्जामिनर कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ या लोह चुंबकीय पदार्थ, इस चैप्टर में जो कुछ भी है बस 3 प्रकार के ही पदार्थों से मिलकर है। बस छोटा सा चैप्टर है और इसमें एक ही मैंने 4 टाइप में बना रखी है। इससे कुछ भी पूछे आपसे बस यही लिखना है। इसी प्रकार से पूछेगा या तो अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में, या प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में, या लोह चुंबकीय पदार्थ के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि आपसे पूछे कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ तथा अनुचुंबकीय पदार्थ में अंतर लिखिए, किसके क्या गुण हैं, या इससे पूछ ले के प्रत्येक या इस सभी के उदाहरण लिखिए, क्या चीज है, सब कुछ इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले देख लेते हैं अंतर। अंतर है ये मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नहीं टाइप कर मतलब लिख कर रखा है, पर हम आपको बता दे रहे हैं कि इसके बारे में ये 4.5 जानकारी हेतु है और इससे बाहर नहीं पूछेगा, क्योंकि जो कुछ भी है इसमें मैं बता दूंगा। पहला गुण है, गुण लिख रखा है पदार्थों के नाम, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लोह चुंबकीय पदार्थ। तो पहला गुण देख लेते हैं कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकत्व, यहाँ होगा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकत्व, कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किस प्रकार व्यवहार करते हैं, और जो अनुचुंबकीय पदार्थ हैं वो किस प्रकार रहते हैं या किस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, और लोह चुंबकीय पदार्थ भी। तो आप लोग बिल्कुल इस तरीके से लिखिएगा। 5 नंबर में इनके अंतर पूछे जाएंगे, 2 नंबर में उदाहरण पूछ सकता है कि इसके जो उदाहरण हैं कौन कौन से पदार्थ हैं उनके नाम लिखिए। तो सबसे पहले आपको ऊपर डालना है गुण, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लोह चुंबकीय पदार्थ। मान लीजिए आपसे पूछ ले कि अनुचुंबकीय पदार्थ तथा लोह चुंबकीय पदार्थ में अंतर स्पष्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज को छोड़ना है और इस चीज को दोनों, इस चीज को और इस चीज को लिखना है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये चीज तो सब में कॉमन है क्योंकि यहाँ गुण बताए गए हैं। तो पहला गुण है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकत्व। तो देखते हैं कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किस प्रकार व्यवहार करते हैं। अब अंतर पूछा है तो अंतर तो होगा ही। तो पहले देखते हैं कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली रूप से चुंबकित होते हैं। समझ लेते हैं इस पॉइंट को कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, जहां चुंबकीय क्षेत्र के बाह्य स्थान में रखे जाने पर विपरीत दिशा में, अगर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है और तो ये विपरीत दिशा में मामूली रूप से मतलब थोड़े बिल्कुल नॉर्मल रूप से चुंबकित होते हैं। अब पहला पॉइंट इस चीज का खत्म हुआ। अब दूसरा चीज देखते हैं कि इसमें अंतर पूछ रहा है तो इसी गुण में अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या अंतर है, इसके अंतर और इसके अंतर। तो देखते हैं इसमें क्या है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में मामूली रूप से चुंबकित होते हैं। समझ लीजिए अंतर। अभी जो ये पदार्थ है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ये चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली रूप से मतलब थोड़े के रूप से मतलब चुंबकित होते हैं, और जो ये पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही मामूली रूप से चुंबकित होते हैं। अब रही बात कि लोह चुंबकीय पदार्थ क्या क्या इस गुण में प्रदर्शित करते हैं। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में ही, इसमें देखिए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली रूप से, और यहाँ पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में प्रबल रूप से। प्रबल रूप का अर्थ होता है अधिक से अधिक या ज्यादा। तो यहाँ है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। जो ये पदार्थ है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही
प्रबल रूप से मतलब अधिक रूप से चुंबकित हो जाते हैं। अब मैंने पहले गुण में तीनों में अंतर आपको बता दिए। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं कि आपेक्षिक चुंबकशीलता। इस चीज की परिभाषा मैं अभी आपको लिखाऊंगा और समझाऊंगा भी। तो जो आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर होती है, ये इस गुण में इन सभी के अंतर देख लेते हैं। तो देखते हैं कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनकी जो आपेक्षिक चुंबकशीलता है वो 1 से कम होती है। इसका मतलब होता है म्यू आर लेस देन 1, मतलब जो आपेक्षिक चुंबकशीलता है वो 1 से कम है प्रतिचुंबकीय पदार्थ में। और दूसरा देख लेते हैं यहाँ अनुचुंबकीय पदार्थ में। तो अनुचुंबकीय पदार्थ की जो आपेक्षिक चुंबकशीलता है वो म्यू आर ज्यादा होती है 1 से। ये दोनों एक दूसरे के ज्यादा से ज्यादा विपरीत है, इतनी चीज आप लोग समझ लीजिए। और जो लोह चुंबकीय पदार्थ हैं उनमें जो पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर है वो 1 से कई मतलब बहुत अधिक होती है। पहले पॉइंट से बिल्कुल मिलते जुलते चलिए, यहाँ पर 1 से अधिक, यहाँ पर 1 से कम और यहाँ पर 1 से बहुत अधिक होती है। जिस प्रकार ये पिलवर रूप से चुंबकित होते हैं उसी प्रकार से ज्यादा होता है इनका आपेक्षिक चुंबकशीलता। आगे देखते हैं, थर्ड पॉइंट है उदाहरण। उदाहरण बहुत ही जरूरी है, आपसे सीधा पूछ लेगा 1-2 नंबर में कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं इनके कोई 2 उदाहरण स्पष्ट कीजिए, और अनुचुंबकीय पदार्थ है इसके कोई 2 या 3 उदाहरण लिखिए, और लोह चुंबकीय पदार्थ हैं उनके भी 2 या 3 उदाहरण लिखिए। ये आपसे 2 नंबर में आसानी से पूछ लेगा। तो मैंने एक ही चार्ट में पूरा चैप्टर है जो बिल्कुल आसानी से समझाने की कोशिश की है। तो देखते हैं जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है चांदी, सोना और जल। इतनी चीज आप लोगों को समझ में रखनी है कि जो किसी भी प्रकार से आप अपने हिसाब से याद करने की क्षमता को रखिए। चांदी, सोना, जल, आप इसको किस प्रकार याद रख सकते हैं, ट्रिक बना लीजिए, कुछ भी करिए, आप इसको जरूर याद रखिए। अब अनुचुंबकीय पदार्थ एल्युमिनियम, सोडियम और मैग्नीज। तो देख लेते हैं Al, Na और Mn। अब इसकी तो ट्रिक हम बता देंगे आपको कि जो लोह चुंबकीय पदार्थ हैं उनके जो उदाहरण को याद करने की क्या ट्रिक है। इसको लिख सकते हैं फैकोनी। क्या किस प्रकार लिख सकते हैं कि फैकोनी। इतने एक शब्द तो आप याद कर सकते हैं ना इकट्ठा, फैकोनी। फै से एफ मतलब लोहा, और को से कोबाल्ट CO, और एन से निकिल Ni। इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार उदाहरण के तौर पर मैंने आप लोगों को समझा दिया है। इनके ये उदाहरण जरूर याद करके जाना, क्योंकि अगर आपसे पूछ लिया कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की परिभाषा लिखिए तो आप क्या करेंगे, परिभाषा तो लिख देंगे पर अगर पूछ दिया कि उदाहरण सहित लिखिए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए उदाहरण जरूर याद कर लें। अगला पॉइंट देखते हैं कि चुंबकीय प्रवृत्ति, जो ये काई एम है, ये इस प्रकार काई एम है, ये इस प्रकार जो गुण में है कि चुंबकीय प्रवृत्ति, जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है कि बहुत कम तथा ऋणात्मक। आप लिख सकते हैं, जैसे 5 नंबर में पूछा तो आपको टाइम का भी तो ध्यान रखना है, तो इसलिए आप ज्यादा मत कोशिश करें लिखने की। मैंने 5 नंबर में बताया कि 5 नंबर में पूछा जाएगा, तो इसके मैंने 5 पॉइंट दिए, आप एक पॉइंट छोड़ भी सकते हैं। जैसे कोई पॉइंट है इसको मत छोड़िएगा, ये बहुत ही जरूरी है, इस चीज को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर में 4 पॉइंट आप लिखकर आएंगे तो नंबर दे देगा। तो इसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है क्या होती है, बहुत कम तथा ऋणात्मक और कम तथा धनात्मक। मैंने बोला था कि इसके जस्ट विपरीत ये है, यहाँ पर देखिए बहुत कम तथा ऋणात्मक होती है, पर यहाँ पर बहुत कम नहीं, थोड़ा बहुत होता है कम तथा धनात्मक, यहाँ ऋणात्मक यहाँ धनात्मक, परंतु ये अलग है, यहाँ पर सीधा ही उल्टा है कि बहुत अधिक तथा धनात्मक। ये लगभग इसके कुछ पॉइंट इसमें मिल सकते हैं। जिस प्रकार यहाँ पर म्यू आर है वो बड़ा है 1 से, यहाँ पर म्यू आर है वो बहुत बड़ा है 1 से। इतनी चीज आप लोगों को समझ में आया, यहाँ पर कम तथा धनात्मक, पर यहाँ पर बहुत अधिक तथा धनात्मक। इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब अगला पॉइंट देखते हैं कि चुंबकीय प्रवृत्ति की ताप पर निर्भरता, कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ या ये पदार्थ हैं 3 प्रकार के, इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति की ताप पर निर्भरता किस प्रकार होती है। तो देखते हैं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है। मतलब जो इतनी चीज आप लोग याद रखिए
कि जो ये पॉइंट है इसमें प्रतिचुंबकीय पदार्थ ताप पर निर्भर ही नहीं करता है। और अगला देखते हैं कि अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति परमताप T के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इतनी चीज आप लोग समझे। व्युत्क्रमानुपाती का होता है मतलब 1/में होता है, मतलब 1/T। यहाँ पर चुंबकीय प्रवृत्ति है तो अनुचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो 1/T होती है। इतनी चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। और अगला देखते हैं लोह चुंबकीय की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है उसकी जो ताप पर निर्भरता किस प्रकार है। तो क्यूरी ताप से ऊपर जो ताप होता है उससे ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करने लगता है। मान लीजिए क्यूरी ताप है, क्यूरी ताप पर जब लोहे चुंबकीय पदार्थ होते हैं तो वो सीधा अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति कार्य करने लगते हैं। जिस प्रकार मैंने बताया कि ये लगभग समान है, ये इससे विपरीत है। इतनी चीज आप लोग याद रख सकते हैं। इसी टेबल में मैंने पूरा चैप्टर आपको निचोड़ कर रखा है। पूछ ले आपसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है तो आप लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली रूप से चुंबकित होते हैं। बस परिभाषा हो गई इस चीज की। और उसी के नीचे उदाहरण लिख दीजिए, पूरे में पूरे नंबर आपको दे देगा एग्जामिनर। और पूछे कि अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में मामूली रूप से चुंबकित हो जाते हैं। नीचे हेडिंग डाल दीजिए, उदाहरण एल्युमिनियम, सोडियम और मैग्नीज। अगले देखते हैं कि लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, वह लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इसके उदाहरण है कि फेंक से Fe मतलब लोहा, कोबाल्ट और निकेल। इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मेन चीज इस चीज को याद कर लीजिए, क्या क्या गुण है, कौन से पदार्थ है, किसमें क्या दिक्कत है, उस प्रकार से आप लोग मैनेज कर लीजिए। किस प्रकार आप याद रख सकते हैं इस चीज को ज्यादा ध्यान में दीजिए और इसे एक बार रिवाइज कर लें और एक पेज पर चार्ट के रूप में पहले आप इसे पढ़ें, 2-3 बार पढ़ें, फिर याद करने की कोशिश करें और फिर एक चार्ट पर बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कि मुझे ये चीज याद हो गई इस प्रकार लिखें, जिससे आपको एग्जाम में बैठते ही मतलब कॉपी में लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इसमें मैंने बताया था कि आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होती है, म्यू आर होती है। अभी इसकी हम आपको परिभाषा भी बता रहे हैं। तो ये चार्ट आप लोग बना लें अपने कॉपी में या किसी पेज पर और जहां पढ़ते हो वहां पर रख लें। सबसे ज्यादा एक्टिविटी के साथ आपको याद होता है। मान लीजिए कहीं जा रहे हैं तो पेज जो लिखा है वो साथ में लें और चलते हुए याद करें, जल्दी याद हो जाएगा। आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं कि मुझे क्या दिक्कत है, किस प्रकार से हमें याद हो सकता है, तो अपने हिसाब से आप मैनेज कर लें और इस टेबल को याद कर कर ही जाएं। अगर इस चैप्टर से आपको 5 या 8 नंबर चाहिए तो इस चीज को याद करके जाना ही होगा। बस इतनी चीज आप लोग अपने दिमाग में रख लें। आगे देखते हैं, इसमें एक और महत्वपूर्ण जो और एक और टॉपिक है उसको भी अभी देखते हैं। पहले हम आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर की आपको परिभाषा लिखा दें, ये भी पूछी जाती है इसलिए हम बता रहे हैं आपको। और ये ट्रेंडिंग टॉपिक था, ट्रेंडिंग टॉपिक है जो मैं पढ़ा रहा हूं और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। तो देखते हैं कि आपेक्षिक चुंबकशीलता से क्या तात्पर्य है। आपेक्षिक चुंबकशीलता से क्या तात्पर्य है। जैसा कि मैंने वीडियो बना रखी है कि पेपर हार्ड, इजी या नॉर्मल किस तरीके से पूछ जाए, तो यहाँ पर है कि आपेक्षिक चुंबकशीलता से क्या तात्पर्य है। और एग्जामिनर अगर आपसे ये पूछ दे कि जो आपेक्षिक चुंबकशीलता है वह किस प्रकार है, या इस शब्द को आप कहीं देखें,
और उसके बारे में आपसे पूछे कुछ भी, तो आपको यही लिखना है कि आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या है, किस प्रकार है, क्या परिभाषा होगी, सब में आपको यही लिखना है। तो देखते हैं कि आपेक्षिक चुंबकशीलता, माध्यम की चुंबकशीलता, लिख सकते हैं कि माध्यम की चुंबकशीलता, माध्यम की चुंबकशीलता माध्यम की चुंबकशीलता, माध्यम की चुंबकशीलता, माध्यम की चुंबकशीलता म्यू तथा निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट। जो निर्वात की चुंबकशीलता है वो म्यू नॉट होती है। तो निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट के अनुपात को अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। अब देख लीजिए, इसकी परिभाषा में कोई दिक्कत है आपको? 2 नंबर में पूछेगा कि आपेक्षिक चुंबकशीलता से क्या तात्पर्य है, क्या होती है आपेक्षिक चुंबकशीलता, तो आप सीधा लिख दीजिए कि जो माध्यम की चुंबकशीलता म्यू होता है या होती, तथा निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। इसको हम म्यू आर से, अभी आपको बताया था, म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या है, यहाँ पर परिभाषा के अनुसार आप लिख सकते हैं। तो म्यू आर बराबर माध्यम की चुंबकशीलता म्यू बटे, मतलब अनुपात में, तथा निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट। बस इसी को ही हम आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। कितना आसान है, आप लोगों को मैंने समझा दिया है। अनुपात ही तो लिखना है, माध्यम की चुंबकशीलता म्यू तथा निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट के अनुपात मतलब बटे में। इसी प्रकार आपको इस चीज को लिखना है। अब इसमें एक टॉपिक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपसे परिभाषा के तौर पर पूछा जाएगा। पूरा आपको लगभग आधा या 1 पेज आपके लिखने के ऊपर है, कितना उसमें भर सकता है। तो उसको मैं समझाऊंगा भी और आपको परिभाषा भी लिखाऊंगा। तो देखते हैं आगे, वो है कि चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है। और ये 5 नंबर या 3 या 5 नंबर, मतलब बड़ी है तो उसी हिसाब से आपसे नंबर में पूछी जाएगी। तो देखते हैं चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल। चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल। तो पहले हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं, उसके अनुसार हम चित्र बनाकर भी आपको समझाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो किस प्रकार है कि कोई भी पदार्थ, पहले परिभाषा लिख लेते हैं, कोई भी पदार्थ अनेक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ अनेक परमाणुओं से मिलकर बना होता है।
कोई भी पदार्थ अनेक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब परमाणु के भीतर, जो परमाणु होता है उसके भीतर एक नाभिक स्थित होता है। तो परमाणु के भीतर या परमाणु के अंदर नाभिक के चारों ओर, परमाणु के अंदर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। चूंकि चक्कर लगाते हैं, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक चूंकि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक कण होता है, जो एक धारावाही लूप के प्रति ध्रुव की तरह कार्य करता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक कण होता है जो धारावाही लूप के प्रति द्विध्रुव धारावाही लूप के प्रति द्विध्रुव के भांति कार्य करता है, जिसे हम चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। चुंबकीय आघूर्ण इलेक्ट्रॉन के चक्कर के कारण अधिक तथा अक्षीय परिक्रमण के कारण कम उत्पन्न होता है। तो देख लीजिए, इतनी परिभाषा है इस चीज की। अब इस चीज को हम देखते हैं। जिस प्रकार मैंने परिभाषा लिखी है, बस आपको चित्र में हम समझा देंगे चित्र के अनुसार। ऐसा नहीं है कि परिभाषा आपको रटनी होगी। अभी देख लीजिए, अभी चित्र समझा दे रहे हैं आपको एक ही बार में। समझ लीजिए, परिभाषा को रटना नहीं है। अभी हम परिभाषा के अनुसार ही इस चीज को समझा दे रहे हैं, चित्र के अनुसार, कि परिभाषा में किस प्रकार मैंने लिखा है, और चित्र को देखते हैं। तो यहाँ नाभिक है, लिखता नहीं बनना है पर भी हम नाभिक, और ये परमाणु पूरा। समझ लीजिए कि कोई भी पदार्थ अनेक परमाणुओं से मिलकर बना है। कोई भी पदार्थ, विश्व में कोई भी पदार्थ है वो परमाणुओं से ही मिलकर बना है। अनेक परमाणु, क्योंकि एक परमाणु से मिलकर नहीं बन सकता, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म होते हैं। तो समझ लिया, कोई भी पदार्थ अनेक परमाणुओं से मिलकर बना है। परमाणु के अंदर नाभिक के चारों ओर, परमाणु के अंदर ये परमाणु है और ये अंदर उसके
नाभिक है, वही लिखा है कि परमाणु के अंदर नाभिक। तो परमाणु के अंदर जो नाभिक है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, इस चीज से आप लोग बिल्कुल याद करके रखिए। वह चीज आप लोगों को पहले ही बताई कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, वही है कि परमाणु के अंदर जो नाभिक है उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन आप लोग देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ये चारों ओर इस प्रकार चक्कर लगाता है। कभी इधर आ जाता है, इधर से इधर, इस प्रकार चक्कर लगाता है। तो वही लिखा है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश होता है, आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ऋणात्मक, प्रोटॉन पर धनात्मक तथा न्यूट्रॉन पर उदासीन, मतलब कोई भी आवेश स्थित नहीं होता है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक कण होता है, मतलब यह ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक कण होता है जो धारावाही लूप के प्रति द्विध्रुव के भांति कार्य करता है। जो ये धारावाही लूप देख रहे हैं, मान लीजिए लूप ही मान लीजिए, क्योंकि इसमें मान लीजिए इस प्रकार ये इधर से इधर धारा आई, ये लूप है, यहाँ धारा, तो वही है कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर इस प्रकार धारावाही लूप द्विध्रुव के भांति व्यवहार करता है, और जिसे हम चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। चुंबकीय आघूर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि नाभिक के चारों ओर यह घूम रहा है, इसी चीज को हम चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। अब चुंबकीय आघूर्ण इलेक्ट्रॉन के चक्कर के कारण अधिक, जो ये चुंबकीय आघूर्ण हमने यहाँ बताया है, वो जो इलेक्ट्रॉन ये चक्कर लगा रहा है इसके कारण कम उत्पन्न, इसके कारण अधिक उत्पन्न होता है, कारण अधिक, तथा अक्षीय परिक्रमण। मेन चीज यहाँ समझ लीजिए, अक्षीय परिक्रमण क्या है? जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, वह होता है कि चक्कर लगा रही है, कोई दिक्कत नहीं। और अक्षीय परिक्रमण का कारण होता है कि जो अक्ष है उसी के स्थान पर वह घूमती है, तो पृथ्वी वहीं पर इस प्रकार घूमती है, इस प्रकार आपने देखा होगा, उसी प्रकार घूमती है, उसी को हम अक्षीय परिक्रमण कहते हैं। फिर से समझ लीजिए कि कोई भी पदार्थ अनेक परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है, और परमाणु के अंदर जो नाभिक स्थित होता है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इतनी भी बात समझ में आई। और जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, तो यह जो लूप की भांति, धारावाही लूप की भांति व्यवहार करता है। इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसी चीज को हम चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। और जब चुंबकीय आघूर्ण इसी चीज को कहते हैं, तो चुंबकीय आघूर्ण है ना जो, वो इस इलेक्ट्रॉन के चक्कर के कारण अधिक, मतलब ये आसपास घूमेगा तो अधिक, परंतु अगर ये अक्ष पर घूमेगा तो कम उत्पन्न होता है। बस यही है चुंबकत्व का परमाणु मॉडल। इतनी चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। इस चैप्टर में जो टॉपिक है वो है चुंबकत्व का परमाणु मॉडल, 5 या 3 नंबर में पूछे जाने वाला। और एक मैंने जो टेबल अभी आपको बताई है उसको जरूर याद कर जाना, क्योंकि उससे भी हर प्रकार से पूछ सकता है। तो आज आप लोगों को पता है कि आज गणतंत्र दिवस है, तो आप लोगों को फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या हमारी कोई भी पढ़ाई हुई वीडियो आपको पसंद हो, तो हमारे चैनल AK स्टडी लाइन को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।